management and board have approved, we should be able to get another 700 billion. बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ता जा रहा है, अवाम के लिए बड़ा मसला बन चुका है। Pakistan is well on the move to strengthen its reserve. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने किसानों के लिए किसान कार्ड लेकर आना है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी, हमने स्टेप डाउन नहीं किया, कड़वे फैसले भी करने पड़े कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। मुल्क की मईशत तो अब लगता है मुस्तकिल बुनियादों पर वेंटिलेटर पर है। IMF की ड्रिप के ज़रिए, दोस्त ममालिक के माली टीकों के ज़रिए और आवाम से बेतहाशा वसूल करदा टैक्सों की डोज पर मुल्क आगे बढ़ रहा है। जब इलेक्शन होते हैं किसी मुल्क में, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो पहले से ही लोग कह रहे हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि इलेक्शन के नतीजे में आपकी मईशत आगे बढ़ सकती है, मईशत मुस्तहकम हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हंग पार्लियामेंट बन गई, छोटी छोटी जमातों को नुमाइंदगी मिली और फिर कोalition बनी जिसमें कोई बड़ा फ़ैसला, सख्त फ़ैसला लेने की उस हुकूमत में कैपेसिटी ना हुई, तो फिर क्या होगा? IMF ने 3 जगहों पे टैक्स लगाने की हदायत की है, सिफारिश की है या शर्त आयद की है, जिसमें ये दुकानदार यानी रिटेलर्स, एग्रीकल्चर यानी ज़िम्मेदार और फिर रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी डीलर्स। सवाल 2 पैदा होते हैं, क्या इन पर टैक्स लगाना हमारे मफाद में है? और दूसरा सवाल ये है कि टैक्स अगर मफाद में भी हो तो ये लोग तीनों सेक्टर्स टैक्स देंगे? मैं इन अमूर पर बात करूँगा क्योंकि हमारे लिए बहुत अहम है, इकानमी मुल्क ने आगे बढ़ना है। जनाब शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, और इससे बढ़कर वो इन चीज़ों को, इकानमी को बड़ा अच्छा समझते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये साबिक मुशीर हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, ख़ुद चेंबर के सीनियर नायब सदर हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शब्बर जैदी साहब, ये फरमाइए कि मुबस्सरीन अभी देख रहे हैं इलेक्शंस की तरफ और उसके पॉसिबल आउटकम की तरफ कि एक हंग सी पार्लियामेंट बनेगी, किसी को कोई 2/3 मैंडेट नहीं मिलेगा। वैसे तो आवाम ने फ़ैसला करना है, हो सकता है मुबस्सरीन की आरा गलत हूँ, लेकिन अगर यही कुछ हुआ तो फिर आपके ख्याल में इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो मईशत को सुधार से पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जिस बुनियाद पर जो प्रिजम्पशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके पास सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, ये प्रिजम्पशन मेरे ज़ाती ख्याल में गलत है। ठीक है। और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने मईशत को कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये फैसला करें कि सियासी गवर्नमेंटें नहीं होनी चाहिए। मैं यही सवाल करना चाह रहा था। सुन लो मेरी बात, मुझे बात कंप्लीट करने दो। इसका मतलब ये है कि सियासी गवर्नमेंटों को बिल्कुल ओपन फील्ड देना अब पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब जो आइंदा गवर्नमेंट आने वाली है, जो इस इलेक्शन में आएगी और जो गवर्नमेंट उसके बाद इलेक्शन में आएगी, उनके पास बड़े अरसे से इकोनॉमिक पॉलिसी का राइट नहीं था। वो राइट IMF और एस्टेब्लिशमेंट के पास चला गया था बाय डिफॉल्ट। अब जो गवर्नमेंट आने वाली है उसके पास पॉलिसी के अलावा एनफोर्समेंट का राइट भी नहीं होगा और वो गवर्नमेंटें सिर्फ
उनको ये रोल होगा कि वो हेल्थ एजुकेशन जो कि उनका काम है वो करें, मईशत में अननेसेसरी टर्माइल क्रिएट नहीं करें और पाकिस्तान को एक माशी इस्तेकाम की तरफ ले जाएं जिस पर जनरल आसिम मुनीर साहब इस कौम को डाल चुके हैं। अब किसी को ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो इसको डीरेल करे। और जो मैंने कहना था मेरा ख्याल है आप समझ गए। जी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, इसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने प्रजम्पशन दी थी, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बाद सियासी हुकूमत आएगी, मईशत मुस्तहकम होगी। आप क्या सोचते हैं? मैं शब्बर ज़ादी साहब से काफ़ी हद तक एग्री और इत्तेफाक करता हूँ कि चाहते तो हम सब हैं कि प्योरली जमहूरी हुकूमतें आएँ जो भी अवाम की मैंडेट लेकर आएँ और बाख्तियार गवर्नमेंट हों और मुल्क के मफाद में और माशी मफादात को देखते हुए मजबूत फैसले करें। मकबूल फैसले में मकबूल और गैर मकबूल फैसले दोनों आते हैं। लेकिन बिल्कुल शब्बर ज़ादी साहब ने कहा है कि हमने माजी में इकॉनमी को सियासी जमातों ने इस तरह से वो तरजीहात के तौर पे नहीं लेके चले साथ में, जिसकी वजह से मुल्की मायशत जो है वो नज़ुल की तरफ जाते जाते आज उस हालत पे आ गई है कि इसमें अस्करी क़यादत को अपना रोल अदा करना ज़रूरी हो गया है। अब ज़्यादातर जो बड़ी चीज़ें हैं वो सिविल मिलिट्री क़यादत या अस्करी क़यादत के साथ मिल के की जाएंगी। ये एक पहला टेस्ट था, ये FATF के उस पे किया गया था जिसमें FATF की जो कमेटी बनाई थी उसमें आर्मी की क़यादत सीनियर लेवल पे जी एक मेजर जनरल साहब उसको हेड कर रहे थे। एक स्पेशल सेल बना था GHQ में। उसके बाद SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और जाते जाते शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में या PDM की हुकूमत में आप कह लें, उसको अल्टीमेट, आई विल रिपीट, अल्टीमेट लेजिस्लेटिव पावर दिए गए, आईनी इख्तियारात दिए गए और वो तमाम बड़े प्रोजेक्ट जो इस्लाहात की वजह से रुके हैं या कुछ तब्दीलियां मॉडिफिकेशन पॉलिसीज में करनी थी उनकी वजह से या टेक्निकल रुकावटें थी जिसके वजह से वो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो सब उन्होंने उसको पावर दी है SIFC को और जनरल आसिम मुनीर का किलीदी किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है, उस SIFC ने 4 सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिए, बिल्कुल सही है। मैं माशदान एक स्टूडेंट होते हुए उसकी पूरी तायीद करता हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग है, IT है, हाँ, मादनियात जी और डिफेंस प्रोडक्शन, ये 4 सेक्टर हैं जो हमें कम वक्त में टर्न अराउंड कर सकते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे। चले मैं ज़रा SIFC पे आता हूँ, इधर रुकिएगा। जनाब कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक़ हुकूमत में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के मामले ख़ुसूसी थे। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने गुफ्तगू दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सुनी। आप तो उल्टा कहा करते थे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान में वो ग्रॉस रूट इलेक्शन लड़ के नहीं आता, उसको आवाम की मुश्किलात का, आवाम की उमंगों का इल्म नहीं होता। अगर इकानमी इस तरह चलनी है जिसमें फ़ैसले भी मुंतखब हुकूमत ना कर सके, तो फिर आपका वो कंटेंशन और ये नई रियलिटी, इसको कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पराजा साहब, ये जो हमारी अभी 76 साल हो गए जी और थोड़े अरसे के अलावा हम मुसलसल IMF के बाद कोई 12-13 बार जा चुके हैं और मुसलसल हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने वो जो हुकूमतें हैं उसमें मुशत के ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया, वो कॉम्पिटेंस नहीं। हम चाहिए तो ये था ना कि जो पार्टीज हैं वो अपने एक्सपर्ट्स को ऐसी जगह इलेक्ट करवाएं, इलेक्शन जितवाएं जो कि एक्सपर्ट हों और जो कि सही मशवरा दे सकें।
अभी हमारे पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं उनका बहुत कम MNAs का, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बजट जो है उसमें वोट सिर्फ MNAs या कोई असेंबली ने करना है, उसमें सेनेट ने वोट भी नहीं करना, सेनेट का उससे कोई तल्लक नहीं, जो इलेक्ट होकर लोग आए, पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। लेकिन वो बात सही है कि अभी तक हम रिजल्ट नहीं दे सके, उसकी वजूहत यही रही, इससे पहले भी टेक्नोक्रेट के पास ही रहा पूरा जो मुआशी ढांचा है, और अब हमें खुल के उसकी खामियां हमारे सामने आ गई। अब IMF देखें ना, ये बात सही है कि हम रेवेन्यू 8% हमारी कौमी आमदनी का होता है, वो तो रेवेन्यू इनफ नहीं है हमारा, सिर्फ इंटरेस्ट, ये तो बात क्लियर है सारी कि इंटरेस्ट रेट ही इतना है, 64,000 अरब रुपए का हमारा कर्जा है, वो तो है, वो मौजूद रहेगा, और फर्दर हम कर्जा लेते जा रहे हैं हर सहमाई में कोई 14-15। शेख साहब गुजारिश ये है कि जो पहले आर्गुमेंट आए, यानी सियासी जमातें अगर स्प्लिट मैंडेट हो, छोटी छोटी पार्टियां मिल के मखलूत हुकूमत बनाएं, पहले तो वो कोई फ़ैसला ही नहीं कर सकेंगी, लेकिन ये सियासी जमातें अगर कोई मईशत मिसा के मईशत कर लें, जैसे एक आइडिया आता भी रहा है, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिलकर आगे बढ़े, ये क्यों नहीं हो पाता पाकिस्तान में? नहीं हो सका, तो इसीलिए तो हमें ये प्रॉब्लम है ना, अभी हमें रियलाइज हो रहा है, हम जो है ये सारा ये जो जितने पिछले 3-4 साल में जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गए ना, यानी घर से बढ़ गए, कर्जा हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया, एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही, रेमिटेंस भी हमारी अब बढ़ नहीं रही, तो हमारा जो करंट अकाउंट भी खसारा है और हमारा फिजिकल भी डेफिसिट है, तो ये बजट का जो डेफिसिट, तो ये चीजें जो है अब हमारे सामने आ गई। जब तक मिलजुल के अब सारी पार्टियों को ये रियलाइज करना पड़ेगा लोगों को क्या मिला। देखिए ना, आज़ादी के जो समर हैं वो तो हमें ये आपने शेख साहब बड़ा सवाल उठाया, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, मुझे अगर इजाज़त दें। मैं नादरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बारे में बात की गई, तो जो इन्वेस्टमेंट एक प्रॉमिस की गई है या जो हमें उम्मीदें हैं उसकी तरफ क्या पेश रफ्त है, मैं शेख साहब से ये सवाल रखूंगा उनके सामने, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत के हवाले से आने वाले इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल उभरेगी। कैसर अहमद शेख साहब, आप पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं, आपका हल्का है, और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती है इलेक्शन के दौरान, पोस्टर लग रहे हैं, वहाँ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, रैलियाँ हो रही हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हटकर इंटरनल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इलेक्शन में ठीक ठाक पैसा रिसाइकल होता है, इससे भी कोई इकोनॉमी जो रिसाइकलिंग है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं? ये इलेक्शन में ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पैसा लगता है उसमें तो कई किस्म की ट्रेड और इंडस्ट्री चलती है, उसका पहिया चलता है, उसमें कई फ़ायदे भी हैं और उसमें नुकसानात भी हैं कि वो वेस्ट होता है, बजाय कि हम किसी इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगाएं तो वो उसमें तो मुख्तलिफ दलाइल हैं, उसके फ़वाइद होते हैं खर्चे के, जो अमीर आदमी के लैंडलॉर्ड और इंडस्ट्रियल सिलेक्शन लड़ते हैं तो आम लोगों के पास, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यही हो गया है ना कि दरमियाने तबके और छोटे जो इनकम वाले तबके पास तो पैसा नहीं है, तो सर्कुलेशन में आता है, फवायद अपनी जगह पे हैं। लेकिन बात आप जो कर रहे थे ना कि ये फैसिलिटेशन जो बनी है उसमें भी आपने देखा ना कि ब्यूरोक्रेट्स को साथ ज्यादातर दिया गया है, उसमें बिजनेस को या प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम दिया गया है उसमें। अब बताइए मुझे कि हमारा जो ब्यूरोक्रेट है ना उसकी तो ट्रेनिंग ही नहीं है इकोनॉमिक साइड पे, उसको मैं तो बहुत अरसे देखिए, मैं कोई आज से 37 ईयर्स अगो मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना और इंटरेक्शन है मेरा रेगुलर फूड डिपार्टमेंट से। वो लोग जो आज 22 ग्रेड पे पहुंचे हैं उस वक्त अभी जॉब पे आए भी नहीं थे जब मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट बना था, तो मैं उनसे मुसलसल राब्ते पे हूँ। मैंने नहीं देखा कि उनकी वो ट्रेनिंग है, एप्टीट्यूड नहीं है, हमारे यहाँ फैसिलिटेशन वाली बात नहीं है। इसी तरह बिजनेसमैन टैक्स नहीं दे रहा, बड़ा बिजनेसमैन जितना भी है, और IMF ने सही कहा कि आप इंपोर्ट पे या इंडस्ट्री पे पर्टिकुलर जो रेट है सेल टैक्स वो ठीक नहीं है, आप एग्रीकल्चर वाले टैक्स नहीं देते, रिटेलर्स को कहा गया था, ये सब चीजें हमें एक प्रॉपर रेवेन्यू हासिल करना पड़ेगा और हमको सबको मिल के सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर पॉलिसियां बनानी पड़ेगी। हम एक मैंने तो कई बार कहा कि हम नाकाम हो गए हैं इकोनॉमिकली। मेरे दोस्त शब्बर जैदी बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और इख्तियार बेग सारे बड़े समझते हैं और पुराने मंजे हुए लोग हैं। आपको सब ये कहेंगे पाकिस्तान पोटेंशियल तो था
हमने उस पोटेंशियल का फायदा नहीं उठाया। चंद लोगों को हमने, मफाद परस्तों को, मैं आपको बताऊं 4 सेक्टर हैं जिसमें इंडस्ट्री है, या एग्रीकल्चर वाले हैं उनको आपने बड़ी कम रेट पे गैस दे दी, या हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनको भी प्रोटेक्शन खास तौर पे देगी, या बैंक हैं जो अंधाधुंध प्रॉफिट कर रहे हैं, आपके सामने है अंधाधुंध उनका प्रॉफिट है, और या सीमेंट इंडस्ट्री है। ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनको हम मोनोपोली, और इसमें 3-3, 4-4, 5-5 पार्टियां हैं टोटल, कुल 20-25 ग्रुप हैं जो इसका बिजनेस कर, उनको उनके प्रॉफिट आप देख लीजिए अभी स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इतना कम था और अभी क्यों रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है ना। हम इम्पोर्ट जो डॉलर का रेट बढ़ा और कम इम्पोर्ट हमारी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई, कम हुई, एक्सपोर्ट वाली हमने इंडस्ट्री लगाई नहीं। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है, जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है ना राजा साहब, उनमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। आप कोई भी ले लीजिए, चाहे वो ताइवान ले लीजिए, चाहे वो वियतनाम लीजिए, इंडिया ले लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, हमारी एक्सपोर्ट वाली हम इंडस्ट्री में गए नहीं। हमें तो ज्यादा से ज्यादा ये करना है। और इसी तरह एग्रीकल्चर को हमने, मैं एग्रीकल्चर पे आता हूँ शेख साहब, मैं एग्रीकल्चर पे आता हूँ। इधर एक बात खत्म कर रहा हूँ, एक बात कहने दें मुझे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ SME जो है ना, दरमियानी और छोटे जो है, उसको सिर्फ 7% हमारे टोटल कर्जे का बैंक देते हैं, और 93% सिर्फ बड़ों को मिलता है। आपने ये देख लिया टर्फ में 9,000 करोड़ रुपए ये बिल्कुल फ्री इंटरेस्ट पे 630 बड़े, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम भी सामने नहीं आए। इधर रुकिएगा, शबर जैदी साहब, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की आपने भी बात की, तो अभी तक आपको इसका कितना इम्पैक्ट नज़र आया है? क्या ये ड्रीम पूरा होगा या फिर जो प्लेजेस हुई हैं वो पूरी हो सकेंगी? देखिए प्राचा साहब, मुझे थोड़ी सी ना आपकी डिस्कशन समझ नहीं आ रही। आप मुझे एक बात बताएं कि शेख साहब 6 मरतबा रह चुके हैं MNA। जी जी, उनका एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी लेवल पर इकोनॉमी के मामलात में किसी भी दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा है। 6 मरतबा वो आदमी MNA रह चुका है, और 6 की 6 मरतबा वो अपनी पार्टी से नाराज रहा है। तो मुझे आप जमहूरियत समझाएं पाकिस्तान में जरा पहले, फिर आप हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज हम अपना टाइम ज़ाय कर रहे हैं। पूछे शेख साहब से कि क्या वो 6 मरतबा MNA रहने के बाद अपनी पार्टी की गवर्नमेंट से मुतमईन थे? तो हम कौन सी जमहूरियत की बात करने जा रहे हैं, कौन सी स्टेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, कौन सी सियासी पार्टी की बात करने जा रहे हैं? ये सारी बातें प्राचा साहब इररिलेवेंट हैं। ये एटीट्यूड की बात है। इस मुल्क में कोई सियासी पार्टी मईशत के मामलात में सीरियस नहीं है। शेख साहब से पूछ लें कि वो 6 मरतबा MNA रहने के बाद क्या अपनी पार्टी के साथ किसी टर्म में खुश रहे? अगर रहे तो मुझे बता दें, ठीक है। अब आज ये है मसला पाकिस्तान का, इसको अगर आप समझ लें तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम ये समझते हैं कि एक XYZ आएगा जिसका छोटा भाई कल तक प्राइम मिनिस्टर था, आज वो बड़ा भाई आएगा और वो पाकिस्तान को सही कर देगा। छोटा भाई जो था वो नहीं कर सका, बड़े भाई ने छोटे भाई को नहीं बताया है कैसे सही करना है। मुझे तो ये सारी डिस्कशन आपकी समझ ही नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं SIFC के बारे में कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि सर SIFC इसलिए नहीं बनी है कि इमीडिएटली कोई आपको रिजल्ट नजर आए, उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। SIFC इसलिए बनी है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस किया जाता है, और क्वेश्चन किया जाता है और उसको मीडिया और अखबार और दूसरी सियासी पार्टियां उसको चित्रों की तरह उड़ाती हैं। SIFC इसलिए बनाई गई है कि जब एस्टेब्लिशमेंट उस डिसीजन मेकिंग में बैठी होगी तो ये इन लोगों के पास ये मजाक करने की फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका रवैया ये रहा है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा तो वो गलत है और आप करेंगे तो सही है, और मैंने सड़क बना दी तो अच्छी है, उसने बनाई तो गलत है। SIFC इसलिए नहीं बनी है कि मुझे कोई आधे घंटे के अंदर कोई रिजल्ट चाहिए। SIFC इसलिए बनी है कि पॉलिटिकल सिस्टम ने फेल होने के बाद ये साबित कर दिया है कि इस मुल्क में सियासी पार्टियों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है इन मामलात पर,
और इन मामलात की मैच्योरिटी लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को एक रोल अदा करना है। वो सही रोल अदा कर रहे हैं। हमें ये थ्योरेटिकल बुनियादों पे अच्छा नहीं लगता, मगर ये रियलिटी है और इस रियलिटी को सामने रख के पाकिस्तान की बात की जाए। बाकी थ्योरी तो मैं भी आपके साथ 2 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन ज़ैदी साहब गुजारिश ये है, आपको ज़हमत देने का, दूसरे दोस्तों को ज़हमत देने का मकसद ही यही है कि हम ये बुनियादी सवालात सामने रखें जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बेग साहब इशारा कर रहे हैं, शेख साहब इशारा कर रहे हैं। यही तो मुज़ाकरा है, यही तो डिस्कशन है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मुझे नहीं, मेरा मकसद बराचा साहब ये है कि शेख साहब ये कह रहे हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो छह दफा आप गवर्नमेंट MNA रह चुके हैं। मैं आपकी जात की बात नहीं कर रहा। आपका प्राइम मिनिस्टर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। अब आप क्या नया करेंगे जो पहले नहीं किया? गॉट योर पॉइंट। बेग साहब, अगर हम अदरवाइज भी देखें, रेमिटेंसेस अक्टूबर में बढ़ गए, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रहा है। डॉक्टर गौहर एजाज साहब ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि कपास की बम्पर प्रोडक्शन हुई है। आप तो टेक्सटाइल के मुशीर भी रहे हैं, तो ये इंडिकेटर कुछ माने रखते हैं आपके नज़दीक, या ये भी बिल्कुल मतलब आई वॉश हैं सारे? नहीं, आई वॉश आप नहीं कह सकते। कुछ सेक्टर्स में इकोनॉमी में बेहतरी आई है, लेकिन ये बेहतरी ये केयरटेकर गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। ये पहले से जो कुछ इक़दाम किए गए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काश्त का रकबा बढ़ाया गया, न्यू सीड्स इंट्रोड्यूस कराए गए, फिर उसकी जो है उन्होंने मॉनिटरिंग करी, जो डिजिटल मॉनिटरिंग होती है, और उसके अच्छे नतीजे आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 से 11 मिलियन बेल कॉटन की इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 5 मिलियन बेल भी नहीं हुई थी। 4.8 4.9 मिलियन बेल थी। रेमिटेंसेस अक्टूबर में बढ़ी हैं, और उसकी वजह यही है कि आप बैंक इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट में फर्क 1 रुपए का रह गया है। लिहाजा अब ओवरसीज पाकिस्तानी को टेम्पटेशन नहीं है कि 25 रुपए का या 30 रुपए का फी डॉलर फर्क है, लिहाजा उसने हवाले से या हुंडी से कराया। और आने वाले वक्त में और आपकी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। हमें पूरी उम्मीद है कि $30 बिलियन का टारगेट क्रॉस किया जाएगा, बशर्ते के रुपी स्टेबल रहता है, बशर्ते के रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है। देखें बेग साहब, इफ्स एंड बट्स तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं ब्रेक लेता हूं। मैं आप ही के पास आऊंगा बेग साहब कि ये जो IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगाने की बात की, क्या ऐसा मुमकिन है? 2018 की असेंबली बनी थी तो कहा गया था कि सारे प्रॉपर्टी डीलर वाले आ गए इस असेंबली में, बड़े बड़े इदारे भी डेवलपमेंट हाउसिंग स्कीम्स चलाते हैं। क्या पॉसिबल है फिर इस सेक्टर को टैक्स के अंडर लाना या दीगर सेक्टर को? तीनों मेहमानों के सामने नादरीन ये सवाल रखूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। रूबरू प्रोग्राम में आज हम इकानमी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये इकानमी है जिसने खुशहाल भी करना है और आवाम का हशर भी करना है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, IMF ने अब 3 सेक्टर, पहले भी मेरा ख्याल है ये बातें होती रही हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपसे ज़रा रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। क्या वाकई वो टैक्स नेट में आ जाएंगे? अथॉरिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो अपने बिजनेस चला रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो कम हुआ है, और 8-9% टैक्स टू GDP रेशो खत्ते में सबसे कम है। इससे 15% 16% अब GDP होना चाहिए। कई बार माजी में बातें हुई हैं कि हर साल हम 2% टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा वो टैक्स टू GDP रेशो नहीं बढ़ सका। हम अभी वही 8-9% पे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और रिटेलर, ये वो सेक्टर हैं जिनका टैक्स कलेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। रियल एस्टेट में पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में पार्क हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने उन्हें छूट दी हुई है, लिहाजा जो लैंडलॉर्ड हैं और जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो इसके जुमरे में नहीं आते।
और तीसरी चीज रिटेलर के लिए जब भी कोशिशें की गई या वो सियासी असर रसूख यूज करके उन्होंने उसको रुकवा दिया और या डिले कराया, बहरहाल ये 3 सेक्टर हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल है टैक्स अदा करने का और टैक्स वसूल करने का, लेकिन रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और रिटेलर पे रिट चाहिए, हुकूमत की रिट चाहिए। बड़ी जबरदस्त आपने बात की। इधर रुकिएगा शब्बर जैदी साहब, आपने भी मेरा ख्याल है रिटेलर्स के हवाले से कोशिश की थी जब आप FBR के चेयरमैन थे, तो ये रिट क्यों नहीं पैदा होती या क्यों नहीं असर्ट करती ये रिट? देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि रियल एस्टेट से मैं शुरू हुआ था। अच्छा। और रियल एस्टेट पे मैंने जो FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बराबर कर दिया था, और उसके बाद मुझे प्रेशर आया और मैंने उसको वापस 70% पे कर दिया था। और जब मैंने रिटेलर को हाथ डाला था तो फिर मेरा जो एग्रीमेंट रिटेलर के साथ हुआ था कि आप इस हाथ को रोक लें, वो एग्रीमेंट FBR के क्यू ब्लॉक में नहीं हुआ था बल्कि एक इस्लामाबाद के एक और इदारे में हुआ था। तो इस बारे में अगर आप मेरा मुंह नहीं खुलवाएं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? और मुझसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता, ठीक है? ना इसको जानता है ना इसको समझता है। इसलिए एग्रीकल्चर, रिटेलर और रियल एस्टेट, इन 3 सेक्टरों में टैक्स का पोटेंशियल क्या है ये हमें अच्छी तरह पता है। रेट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात इख्तियार भाई ने की है कि रेट ऑफ द स्टेट आनी चाहिए, मगर क्या इख्तियार भाई ये नहीं जानते कि जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट मिलिट्री गवर्नमेंट थी और वो भी शटर पावर के सामने खड़ी हो सकती, ठीक है? अब सवाल ये है कि जब मैं रेट ऑफ द स्टेट एनफोर्स करूंगा और दूध की दुकानें बंद हो जाएंगी तो पराचा साहब का कैमरामैन जाके खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि शब्बर साहब ने बच्चों के दूध से महरूम कर दिया। ये वो चीज है। अच्छा, और इस चीज में इसको नहीं लाने में सबसे बड़ा पार्टी PMLN है, जो कि कभी भी रिटेलर का टैक्स लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो घूम फिर के हमेशा फिक्स टैक्स के ऊपर आते हैं, जो कि एक बेकार की बात है। तो बात बड़ी सिंपल सी है प्राचा साहब, अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में मेरा ये आपको कहना है, मैं आपसे सवाल करता हूं, जवाब आप खुद दे दीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये बड़ी गलतफहमी लोगों की है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा हुआ नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इनकम की बुनियाद पर पंजाब, सिंध, फ्रंटियर, बलूचिस्तान चारों में लगा हुआ है। और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की बेहतरीन गवर्नमेंट रह चुकी है, और आप मुझे समझा दें कि उन्होंने कितना एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट किया है। तो ये बातें करने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, हम बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मेरी बात लिख लीजिए। अगर पाकिस्तान अगले 3 साल में टोटल एग्रीकल्चर प्लस रिटेलर प्लस रियल एस्टेट से 800-900 बिलियन भी कलेक्ट कर ले तो मैं पाकिस्तान में टैक्स का काम छोड़ दूंगा। आपने चैलेंज दे दिया। शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये रिटेलर के हवाले से अभी शब्बर जैदी साहब ने आपकी पार्टी के बारे में बात की, लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब ने भी शटर के सामने वो बिल्कुल खड़े नहीं हो सके थे, बल्कि बाद में सेल्फ असेसमेंट की तरफ चले गए थे। अब IMF की ये तीनों शरायतें, पैसे भी हमें चाहिए, अगर हम ये नहीं कर सकते, जैसे जैदी साहब सही कह रहे हैं कि 800 अरब नहीं इकट्ठा हो सकता, ये सेक्टर टैक्स नहीं देंगे, तो फिर हमारा एग्रीमेंट का क्या होगा IMF के साथ? एक तो शौकत बराजा साहब, आज बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, यही ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होनी चाहिए, हमारे मुल्क के मफाद में है। जी। दूसरा, आज जो आपके पार्टिसिपेंट हैं शब्बर जैदी और मिर्जा इफ्तियार, ये सारे बड़े कॉम्पिटेंट लोगों में हैं, इनको मामलात का पता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर नीयत हमारी हो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। क्यों रिटेल में प्रॉब्लम क्या है? शब्बर जैदी साहब ने, क्योंकि माशाल्लाह ये तो फर्गुसन जैसा इदारा देखते हैं, मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आखिर उनका प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ करप्शन खत्म नहीं हो सकी, जो
तो प्रॉब्लम उनका क्या, क्यों नहीं दे रहे? आखिर बिजनेस कम्युनिटी को कन्विंस करके, ऐसा नहीं है वो टैक्स देना चाह रहे हैं, लेकिन वो तंग आए हुए हैं इनके हरबों से, जो जिस किस्म के हरबे होते हैं। FBR के खुद शफकत जैदी साहब रहे, मुझे बता दें कि कितने लोग वहाँ पे ये खुद कहते थे बंदों की जरूरत ही नहीं है, वाफर लोग वहाँ हैं। और एक बार मैंने इनकी बात सुनी कि इन्होंने कहा कि मैंने सबको कहा कि आप स्पेशल असिस्टेंट बन जाएंगे, आप स्पेशल आप हो जाएगा असाइनमेंट, लेकिन आप छोड़ दें काम जो आप कर रहे हैं, तो तनख्वाहें लेते रहें। तो आप मुझे बताइए कि ये नहीं है प्रैक्टिकल? आखिर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत के पीछे तो आर्मी थी, उनका फोर्स थी, लेकिन क्योंकि ये कोशिश नहीं की गई कि ये मामला कैसे सुलझाया जाए। ये वही लोग सुलझा सकते हैं जो उन लोगों के करीब होते हैं और जिन मामला को समझते हैं। उसके बगैर आखिर इंडिया भी हमारे जैसा मुल्क है ना, हमारे करीब है, उन्होंने क्यों ये मामला सुलझा लिया? हमारे यहाँ ये बातें तो सीधी सीधी हैं। आपको पता है कि मैं जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में शफकत जैदी साहब ने तो बाद में आके किया ना, मैं 2015 से 2018 तक चेयरमैन रहा, और सबसे पहले मैंने यही रियल एस्टेट की वैल्यू की बात की। कराची में क्लिफ्टन का प्लाट या डिफेंस का प्लाट 10 लाख रुपए में ट्रांसफर होता था, जबकि उसकी कीमत 10 करोड़ थी। तो तकरीबन आप बताइए 1% उसके वैल्यू पे तो FBR की वैल्यूएशन रखी गई, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और जैसे आपने कहा कि प्रेशर को देखना पड़ेगा और सबको मिलके इन मामलों को अगर नहीं सुलझाएंगे, सबको मिलकर सुलझाना पड़ेगा। ये शेख साहब आपका 8% से काम हमारा नहीं बन सकता। 8% जो ये आपने शेख साहब बड़ी अच्छी बात की कि सबको मिलकर सुलझाना पड़ेगा, और स्पेशली रियल एस्टेट में 4 करोड़ का जो प्लाट सौदा करवा रहा है वो उधर से भी पैसे ले लेता है, उधर से भी पैसे ले लेता है, 2-4 लाख उसका बन जाता है और मज़े से हुकूमत को टैक्स दिए बगैर ये सारा काम चल जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब कैसर अहमद शेख साहब, आपने वक्त दिया। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, मुल्क की मईशत के हवाले से माहिरीन का तज्जिया हमने आपके सामने पेश किया। देखते हैं फिर इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आती है वो किस तरह मईशत को कंसोलिडेट करती है, यानी मुस्तहकम करती है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।